बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की मेहमान हमारे साथ पहले से ही स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको हम अपनी आज की नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं और साथ में हम अपने देखने वालों को भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो हमारा इनिशिएटिव है, इसका बुनियादी मकसद रोमिला जैसी ख़वातीन को फ़ीचर करना है, कनेक्ट करना है और इनका जो काम है, इनकी जो आवाज़ है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से या अपने कम्युनिटीज़ के हकूक़ के हवाले से, उसको हम एम्प्लीफ़ाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब ये स्टोरीज़ हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ़ इसके बारे में सीखने को मिलता है, बल्कि बहुत सारे लोग इनसे आइडियाज़ लेके सीखना भी शुरू कर देते हैं और फिर उन आइडियाज़ को वो इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे काम या तो शुरू कर सकते हैं या उनके ऑलरेडी जो ऑन गोइंग उनके काम ऑलरेडी होते हैं, वो उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का कि हम ख़वातीन को और उन लड़कियों को कि जिनकी कहानियाँ सुनने के भी काबिल हैं और वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी इबरत भी हैं, हमारे पास बहुत सारी लेसन लर्न भी है और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं। तो बुनियादी मकसद हमारा यही है कि स्टोरीज़ हम लेके आते हैं आपके पास और आपको मौका देते हैं कि आप लोग हमसे सवाल करें, कमेंट्स करें, हौसला अफ़ज़ाई भी करें, अच्छी-अच्छी बातें भी करें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें कि आपके इर्द-गिर्द जब इस तरह के इश्यूज़ आप देखते हैं, तो आप उन इश्यूज़ को किस तरह देखते हैं या उसमें किस तरह अपना किरदार निभाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं जाऊँगी रुमेला के पास और रुमेला को सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। और शाद, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया और आपका जो प्लेटफॉर्म है वीमेन वॉइसेस पाकिस्तान के नाम से, मेरे ख्याल से सिर्फ रुमेला की नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के राइट्स की बात करता है, उनके उनके जो सोसाइटी के अंदर रोल है उसको रिप्रेजेंट करता है और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आज यहाँ पे आपके साथ हूँ। थैंक यू रुमेला। बिल्कुल, ये हम सब का फ़ोरम है और इसमें आपसे पहले भी बहुत सारी ख़वातीन को हमने लोगों से मिलाया है, उनसे बातचीत की है, उसमें आपकी बहुत सारी मेंटोर भी हो सकती हैं क्योंकि अक्सर मैंने इवेंट्स में इन ख़वातीन के साथ आपको देखा है या आपको उनको मेंशन करते देखा है। तो बिल्कुल ये हम सबका फ़ोरम है और इन ख़वातीन का और इन ज़रूरतमंद लड़कियों का जब भी ज़िक्र आएगा तो रुमेला का ज़िक्र भी टॉप पे आएगा क्योंकि जो रुमेला ने किया है ज़िंदगी में वो एक ऐसी मिसाल है कि जब लोग ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करते हैं तो हम इंसान हैं, इंसान की फ़ितरत में है कि थोड़ा-सा सुस्तपन भी होता है, थोड़ा-सा लेज़ी होता है, बहाने ढूँढता है। तो रुमेला हमीद जो है वो मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो कोई इधर-उधर का बहाना ढूँढते हैं या कुछ मुश्किलात को अपने आगे इतना वो हावी कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। रुमेला का मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ कि रुमेला जो है मैं समझती हूँ हमारी हीरो है, लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है कि जब अर्थक्वेक आया था तो उसमें इनके साथ जो हादसा पेश आया था, उसके बाद ये कई माह जो है ये बेड पे रही और ज़ाहिर है कि आपके पास एक मेंटल भी आपको एक स्ट्रेस होता है, आप एक ट्रॉमा से गुज़रते हैं, आपके पास एक जिस्मानी इश्यू भी ज़ाहिर है तकलीफ़ आपको होती है। और फिर रुमेला जैसी यंग लड़कियाँ की जो कुछ करना चाहती हैं, जो अपना आप मनवाना चाहती हैं, तो उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है उस लम्हे को सहना। लेकिन अगर वो उस लम्हे को ना सिर्फ़ इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज करें, बल्कि वो उसको ही अपने लिए इंस्पिरेशन बना दें और कहें कि ये मेरे लिए कोई रुकावट नहीं खड़ी कर सकता और मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो ख्वाब हैं, मैं उसको लेके रहूँगी। तो उसकी अगर हम बात करें तो ना सिर्फ़ ये उसके बाद उस हादसे के बाद एक सर्वाइवर की तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं, बल्कि इन्होंने एक इदारा भी बनाया है सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टार्टअप के नाम से, कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि सबसे बुनियादी अहम चीज़ ये होता है कि हम अपने आप को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना सीखें। ये मुझे नाम से इदारे के नाम से मुझे लगा कि इसकी काम यही होंगे, लेकिन हम इसके बारे में रुमेला से तफ़सील में जानना चाहेंगे कि रुमेला ने ये जो इदारा था, क्या सोच के बनाया है, इसका विज़न क्या है, आगे वो करना क्या चाह रही है, उस पे रुमेला से बात होगी। रुमेला जो है वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी-लिखी है, उन्होंने एमकॉम भी किया है और बैकग्राउंड उनका अकाउंटेंसी का है, लेकिन वो आई है इधर एक लीडर बनी है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि अगर लोग कहें कि ख़वातीन मैथ्स और इंजीनियरिंग इन चीज़ों में नहीं जा सकती, अकाउंटेंट नहीं बन सकती,
یا وہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی، اس میں یہ شاید ٹیکنیکل ہے، مردوں کا شعبہ ہے، تو آپ نے تو ایک اسٹیریوٹائپ وہاں پہ ہی ختم کر دیا ہے کہ آپ نے وہاں اس سبجیکٹ میں پڑھائی کی ہے، آپ کے پاس وہ ڈگری بھی ہے، لیکن پھر یہ ابھی آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، آپ رائٹر بھی ہے، آپ ڈسیبلٹی رائٹس پہ بھی بات کرتی ہیں، اور آپ کو مختلف فورمز میں دیکھا جا سکتا ہے، ایوارڈ وننگ انسپائرنگ لیڈر میں کہہ سکتی ہوں. تو میں آپ کی طرف آتی ہوں رومیلا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ارلی لے جائیں اپنی جو زندگی کے آپ کے اوائل تھے، جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ بھی نہیں ہوا تھا، ہمیں اس رومیلا سے پہلے ملائیں، پھر ہم بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے کی گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ. جتنے الفاظ آپ کے خوبصورت ہیں، آپ کی پرسنالٹی بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے، آپ خود بہت پیاری ہیں، اور جس طرح سے آپ بات کرتی ہیں ایک موٹیویشن اور انسپریشن مجھے یہی سے مل جاتی ہے. بیسکلی آئی ایم فرام باغزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر کا جو مین سٹی ہے باغ، وہ اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے. اور میں ایک چھوٹے سے ولیج سے بلونگ کرتی ہوں، جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے رومیلا تھی اس کے پاس بیسک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ایجوکیشن وہاں پہ کمپلیٹ کی. میں تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ میرے جو ابو ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، اور اس ڈیزاسٹر سے پہلے انہوں نے سولجر بورڈ آف ریونیو میں بھی اپنی سروسز دیں. اور میری جو ماما ہیں ان کا بیسکلی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر رہ چکی ہیں. تو میں اپنی امی کی اب یہاں پہ بات اس لیے کرنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن جب ہم ولیج میں رہ کے حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ٹریول کرنا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی. اب جو رومیلا تھی وہ ریگولر بیس پہ اپنے پاؤں پہ چل کے ایک پہاڑی سے نیچے اتر کے ایک میدانی علاقے میں جاتی تھی اور اپنی ایجوکیشن ایک اسکول سے لیتی تھی. بہت مشکل ہوتا تھا، موسم چینج ہو جاتا تھا، کبھی سرد موسم ہے، کبھی گرم ہے، اور ہر کنڈیشن کو بیئر کرنا، اور پھر 1 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے ایجوکیشن کے لیے جانا. وہ جذبہ، وہ موٹیویشن کیا تھی، وہ مجھے اپنی والدہ سے ملی. میری امی نے جب ان کی شادی ہوئی، وہ جس گاؤں میں آئی تو وہ بہت بیکورڈ ایریا تھا، وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو امی نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک اسکول اوپن کیا. امی کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ لاہور گلبرگ ایک گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں سے انہوں نے کمپلیٹ کی. اور جب ابو کے ساتھ شادی ہوئی تو ابو نے بھی ان کو سپورٹ کیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ایریا میں جو بچیاں ان ایجوکیٹڈ ہیں آپ ان کو ایجوکیشن دینا سٹارٹ کریں. تو شاید آپ بلیو نہیں کریں گی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں پہ کچے مکانات، اور اس سے کچے گھر کے اوپر بیٹھ کے میری والدہ نے جو 10 بچیوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا. اور ود دا پیسج آف ٹائم اللہ کے کرم سے یہ ہوا کہ ابو کی محنت سے امی کا جو انہوں نے ساتھ دیا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری امی نے ہمارا جو گاؤں تھا وہاں پہ 2 اسکول اوپن کیے، اور وہ گورنمنٹ لیول پہ آ کے، اور امی کو ایز اے گورنمنٹ ٹیچر ہائر کر لیا گیا. تو وہ جب وہ سب دیکھتی ہوں کہ ایک خاتون جو سوشل ریسٹرکشنز بھی ہیں، ایک ایسی فیملی میں آتی ہے جن سے پہلے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ آپ کا آئیڈیا چلے گا نہیں چلے گا، اور لوگوں کی بہت ساری ریجیکشن کو فیس ہوئی. اس کے ساتھ بھی جو میری امی تھی، انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر بھی رہی، الیکشنز انہوں نے لڑے. اور ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ خواتین پانی کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتی تھی، اور سر پہ مٹکے رکھ کے تو وہ گھروں میں لاتی تھی. سو میری والدہ نے یہ کیا کہ وہاں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن کر کے وہاں پہ پانی کا ایک سہولت ان کو مہیا کی، اور وہاں پہ 2 پانی کی ٹینکیاں بنوائیں. اب یہ سٹوری یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ رومیلا کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے کافی اسٹرانگ ہے، اور ہماری فیملی میں ایک لڑکی کی تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کسی اور چیز سے ہٹ کے، کہ اگر ایک بچی پڑھ لکھ جائے گی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. سو 2005 سے پہلے بہت اچھا ایک پرسکون انوائرمنٹ تھا، اپنی فیملی کے ساتھ اس وادی میں رہنا جنت کے نظاروں سے کم نہیں تھا. اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ رومیلا کسی پین سے گزرے گی، لائف چینج ہو جائے گی، کوئی ڈسیبلٹی والی بات میری لائف میں آئے گی. اینڈ سڈنلی ایک دن ایسا ہوا کہ میری لائف ایک دم سے چینج ہو گئی. ارتھکویک کا وہ یاد ہے، پوری قوم کو یاد ہے کہ وہ کس طرح کا مشکل مرحلہ تھا ہم سب کے لیے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف اور دکھ کا وہ گزرا. لیکن کچھ چیزیں ہم سب کے انسان کے بس سے باہر ہیں، اور اس کو ہم امتحان بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں
تو وہ بھی ہے کہ آپ نے وہ بات جو ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کی باتوں آپ کی شخصیت میں آلریڈی آپ نے ثابت کر دی کہ آپ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے آپ اس کے شکر گزار ہیں اور آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو رومیلا مجھے ذرا یہ بتا دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جب ہم سروائیورز کی کہانی سناتے ہیں تو وہ اس لیے سناتے ہیں کہ ہمارے ہاں قدرتی آفات ہو یا کچھ اس طرح کے حادثات زندگی میں اگر ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان میں رہتی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں آپ کو اکثر پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی انسان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں خواتین سفر کرتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سروائیورز کے سٹوریز ہیں وہ اس لیے آئیں کہ یہ حادثات اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی بلکہ آپ کا جو کرج ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ آپ جب ان ساری چیزوں سے گزری تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا. لیکن آپ نے کیسے آپ میں یہ آپ کی سوچ اتنی پختہ کیسی ہوئی اس پروسیس میں کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالا بلکہ آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنی. اور یہاں پہ یہ کہتے ہوئے جب آپ کے رسپانس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ تھینک یو کہ آپ نے اپنی امی کا ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے اندر پہلے سے ایک انسپریشن موجود تھی جنہوں نے الیکشن بھی کرے جنہوں نے ایجوکیشن بھی اتنا کام کیا ہے. تو آپ کے لیے وہ ابھی تھوڑا سا بھی پتہ چل گیا تھوڑا کہ ہمت کی وہ سٹوری جو ہے وہ آلریڈی آپ کی فیملی کے اندر آپ کی ماں کی شکل میں موجود تھی. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ یہ مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ رومیلا کے وہ احساسات اور وہ حالات ہمارے ساتھ شیئر کریں جس کی بنیاد پہ پھر آپ نے یہ ٹھانی کہ میں واپس وہی بنوں گی جو آپ بننا چاہتی تھی. بالکل آپ نے بہت اچھی بات سے سٹارٹ کیا کہ ہمیں سروائیورز کی سٹوریز کو سامنے لانا چاہیے چاہے وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو مین میڈ ڈیزاسٹر ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو. کیونکہ جب انسان کسی حادثے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو بہت اس کو مینٹلی فزیکلی اور ایموشنلی وہ چینج کر دیتا ہے وہ ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جو بھی ہوتا ہے. سو آئی وینٹ تھرو دا سیم سچویشن. اور میں جب پہلی دفعہ ویل چیئر پہ آئی تھی اس سارے حادثے سے نکل کے میری بہنوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور موسٹ امپورٹنٹ کہ وین لوڈ ونس آر ٹیکن بائی ڈیتھ تو آپ ایک شاک میں چلے جاتے ہیں آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آئی واز ان ڈپریشن فار منتھس. اور اس سارے پروسیس سے نکلنے کے لیے ایک آپ کو آپ کے ارد کے جتنے بھی اسٹرانگ آپ کے فیملی ممبر ہوں جتنے افراد ہوں لیکن آپ ایک جنگ کر رہے ہوتے انٹرنلی. تو وہ جنگ جب تک ختم نہیں ہوتی وہ صرف آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک پازیٹیو رخ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو نیگیٹو سائڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو میرے ساتھ جب یہ ہوا تو پہلے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ ود ان فیو منتھس جب میرا ریہیبلیٹیشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو رومیلا پھر سے اپنے پاؤں پہ چلنا سٹارٹ کر دے گی اور واپس سے آ کے میں نارمل لائف گزاروں گی. بٹ سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. اور میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں لوگ ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور جب میں یہاں سے یو اے گئی اور وہاں پہ مجھے ڈاکٹر گیریسن جو یو ایس سے آئے تھے اسپیشلی ٹریٹ کرنے کے لیے ارتھ سروائیورس کو. سو آئی واز ون آف دیم. اور مجھے اس ٹائم پہ اور وہ میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گئے بہت ٹچ ہو کے انہوں نے کام کیا. اور ڈاکٹر گیریسن جو تھے اس وقت انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا. وہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو ہیلپ کریں. تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر ان کیس اگر تمہیں ویل چیئر پہ فار ایور رہنا پڑ جائے تو کیا کرو گی. تو میں سوچتی تھی میں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. بٹ ون ڈے انہوں نے مجھے بتایا کہ رومیلا یو آر آن دا ویل چیئر فار دا ریسٹ آف یور لائف. اینڈ شاید آپ بلیو نہیں کریں گی ایٹ دیٹ مومنٹ مجھے واقعی لگا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میری زندگی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ویل چیئر پہ آنا اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جانا فزیکلی اپنی فیملی کے اوپر جو آلریڈی اتنے کرائسس سے ہم نکل کے آئے یہ کیسے پاسبل ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ میں بالکل اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں لائی. میں روتی تھی چیختی تھی اور میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی کہ مجھے واپس ٹھیک ہونا ہے. سو ود دا پیسج آف ٹائم اسی کنڈیشن کے ساتھ جب میں واپس پاکستان آئی تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. کئی زیادہ لوگ ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ میرے سے بھی زیادہ ان کی پوری کنڈیشن ہے. سو میں نے کیا کہ میں نے جو فرسٹ اسٹیپ لیا میں نے ابھی میں اس فیس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ نہیں لائی تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو وائی ناٹ کہ اپنی ایجوکیشن کو میں ری اسٹارٹ کروں. تو وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن کا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ لیا کہ کیسے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا سکے اور اپنے آپ کو میں جو ہے اس ڈپریشن سے نکالوں میرا تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے.
لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ ایجوکیشن میں بھی کافی چیلنجز مجھے فیس ہوئے. ایکسیسیبلٹی کی اگر آپ بات کریں تو ویل چیئر والے جو لوگ ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے فرینڈلی نہیں ہے. جب میرا کالج تھا, میں نے پہلے جو تھا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. مجھے پری میڈیکل میں جانے کا کافی زیادہ شوق تھا, مجھے ڈاکٹر بننا تھا. کیونکہ جب میں نے اس حادثے سے میں گزری تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ ان ٹچ ہو کے لوگوں کے ساتھ بہت کلوز ہو کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. بٹ ایڈمیشن جب مجھے کالج میں دیا گیا تو وہاں پہ کچھ کلاسز میری فرسٹ فلور پہ, کچھ سیکنڈ پہ ہوتی تھی, تھرڈ فلور پہ, تو میں اوپر نہیں جا سکتی تھی, یا مجھے بھائی کا ویٹ کرنا ہوتا تھا. وہ آتے تھے, مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے دوسری چیئر پہ رکھ کے پھر میری ویل چیئر لے کے جاتے تھے, اور یوں کر کے ہم لوگ مینیج کر رہے تھے. بٹ وہ بھی ان امپلائڈ ہو گئے تھے اسی پروسیس میں کہ رومیلا کو پڑھانا ہے, اور وہ کام نہیں کر پاتے تھے. سو آئی واز ٹوٹلی ڈپریشن میں. ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر ایک بوجھ سا آ گیا کہ اب کیا کروں, میں کیوں اپنی فیملی کے اوپر ایک بوجھ بن کے رہ گئی ہوں. میں ایجوکیشن بھی آسانی سے نہیں لے سکتی, میں اپنے کام نہیں کر سکتی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا ایک جو لانگ ٹائم سٹنگ کی وجہ سے بیڈ سور بننا اسٹارٹ ہو گیا. پریشر سوٹ جب بن جاتے ہیں تو وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ آپ کے اس ایریا کو کٹ کر کے, اس کو کاٹ کے, اس گوشت کو نکال کے ڈاکٹرز پھینک دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس گوشت جہاں سے وہ نکلتا ہے, وہ جب آپ کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, سو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, منتھس لگ جاتے ہیں, ایئرس لگ جاتے ہیں اس کو فل ہونے میں, اس گیپ کو, اور پھر اس کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو آپ اپنی باڈی پہ آپ بیئر کر رہے ہیں. اینڈ آئی بین تھرو دا سیم سچویشن میں 6 مہینے کے لیے مجھے پریشر سو ڈیولپ ہوا اسی ڈپریشن میں, لانگ ٹائم سٹنگ کی وجہ سے. اور میں واپس ہاسپٹل آ گئی, جس ہاسپٹل کو میں نے اس امید سے چھوڑا تھا کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں, اب میں ریکور کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہوں. اور میں پیٹ کے بل 6 مہینے تک لیٹی, صرف اس ایک پریشر سور کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میرے ساتھ 6 ایئرس تک چلا ڈیورنگ مائی ایجوکیشنل کیریئر. کہ میں اس زخم کو بھر کے, اس کے 2-3 آپریشن ہوئے, بٹ وہ زخم ایسی جگہ پہ تھا کہ جب میں بیٹھتی تھی تو وہ کھل جاتا تھا, اور اس کو میں اس کے اندر ڈریسنگ فل کر کے, اس کو اسٹیکنگ وغیرہ لگا کے بند کر کے پھر میں کالج جاتی تھی. اس کالج کو میں نے چھوڑ دیا, اور پھر میں نے کہا کہ میں کسی پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لیتی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایکسپینس تھوڑا سا زیادہ ہوگا, لیکن مائٹ بھی کہ وہ ایکسیسیبل ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناح اسلامیہ کالج آف کامرس میں نے ایڈمیشن لیا, اپنی ایجوکیشن وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی. اور وہ فلی ایکسیسیبل تو نہیں تھا, بٹ یہ تھا کہ وہاں کے پرنسپل نے میری ساری کلاسز جو تھی وہ ایک روم میں شفٹ کر دی, کہ سارے ٹیچر وہاں پہ آ کے مجھے اور باقی بچوں کو ہمیں پڑھاتے تھے. سو پھر میں اکاؤنٹنگ فیلڈ کی طرف گئی. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ جو اکاؤنٹنسی ہے بیسکلی اٹس ناٹ فار فیمیل, کیونکہ یہ مطلب ایک تھوڑی سی اسٹیریوٹائپس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی کہ لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی. میرا انٹرسٹ پتہ نہیں کیوں ڈیولپ ہو گیا, مجھے اتنا آسان لگتا تھا وہ سبجیکٹ. اینڈ میرے اس میں 95% مطلب اس طرح سے مارکس آتے تھے, اور میرے ٹیچر بھی کافی سیٹسفائڈ تھے. اینڈ الحمد للہ آئی کمپلیٹڈ مائی 6 ایئر آف ایجوکیشن آن ویل چیئر فرام سیم کالج, اور اس کی جو ایفیلیشن تھی وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے تھی. سو اس کو میں نے نہیں چھوڑا. میں یونیورسٹی کی طرف اس لیے نہیں گئی کہ میری فیملی پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی آ جائے گی, فائنینشلی بھی اور میری فزیکل موومنٹ میں بھی. تو وائی ناٹ کہ اگر ایک اچھا انوائرمنٹ مل جائے. سو میرا جو بیسک پرپز ہے کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا, تو میں نے وہاں سے M.Com کیا. تھینک یو رومیلا. کیا کہیں, بس ہم کچھ آپ جن چیزوں خود گزر رہی ہیں اس کو ہم لوگ صرف محسوس کر سکتے ہیں, اور اس سے گزرے نہیں ہیں تو شاید اس طرح سے ابھی محسوس نہ کر سکیں جس طرح آپ نے محسوس کیا ہے, جس طرح آپ پہ یہ گزری ہے. لیکن خدا کا امتحان سمجھ کے انسان ہر چیز کو شاید اس سے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا امتحان ہوگا, اس سے ہمت بھی آ جاتی ہے. تو یہ بالکل بہت مشکل ہے. آپ نے یہ جو کہانی بیان کی ہے, وہی والی بات اگر کریں نا کہ کسی کے شوز میں آپ کھڑے ہو کے اس کا اندازہ لگائیں, تو آپ کے شوز میں کھڑے ہو کے ہم اندازہ اگر میں لگاؤں گی تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. اور آپ کی ہمت کو سلام, اور یور این انسپائریشن. ابھی آپ آج کی کہانی میں آج سن رہی ہوں, موقع مل رہا ہے تفصیل سے, تو مجھے آپ کے لیے جو میری رسپیکٹ ہے, جو محبت ہے, وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. And you are actually inspiration for so many women and girls in Pakistan, کیونکہ ہمارے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, مین میڈ بھی اور نیچرل بھی, تو اس میں ہوتا ہے مسئلہ.
आपने ये जो कहा है, इवन लाइक उसी के दौरान आप एजुकेशन में आप कितना स्ट्रगल कर रही हैं, और आपने खुद कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन सिस्टम के एक्सेसिबल ना होने की वजह से आपको वो सेक्टर छोड़ना पड़ा, और जी। फिर आपने अकाउंटिंग, इस प्रोसेस में एक एंगर भी डेवलप होता है कि मतलब अगर आप खुद मतलब आपकी सोच पे आपको अपने आप में कोई कमी नहीं लगती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इर्द-गिर्द नहीं है। इस एंगर को आप कैसे मैनेज करती हैं? लाइक जिस तरह आपकी हमारी जो सबकी मेंटर है डॉक्टर रक्षंदा परवीन, वो क्रिएटिव एंगर बाय रक्षी की गुस्सा इतना बुरा चीज़ नहीं है, गुस्सा अच्छी भी चीज़ है, लेकिन अगर उसको आप इस्तेमाल करें सही तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो जो एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये लफ़्ज़ जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इस लफ़्ज़ में भी काफ़ी वो होता है कि स्पेशल पर्सन कहा जाए, ये ना कहा जाए पर्सन विद डिसेबिलिटी। और मैं ये कहते-कहते हमेशा रुक जाती हूँ। सो मैं कहती इस इन लोगों के फिर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको अभी आप बहुत बहुत ज़्यादा। गहरे तरीके से वो कर रही हैं। तो अभी तक आपने किस तरह इन इश्यूज़ पे बात कर रही हैं, और क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप जैसे लोगों को हर चीज़ एक्सेसिबल मिले और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने का इनको हक मिले? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, अगर बात की जाए इश्यूज़ की, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट किसी भी इंसान की, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो नॉन डिसेबल हो, 3 बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ है कि ये उसको चाहिए ही चाहिए होती हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, आप जैसे बात कर रहे हैं कि डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशल पर्सन्स, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी सेट की हुई है, फिज़िकली चैलेंज्ड, विजुअली इम्पेयर्ड। सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी को क्या बुला रहे हैं, हम उस इंसान को, उस पर्सन को कैसे परसीव करते हैं, उसको कैसे देखते हैं, उसकी सलाहियतों पे कैसे बिलीव करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रॉब्लम्स की बात की, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो अभी तक आई एम ऑन व्हील चेयर फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। तो 16 साल में मैंने एजुकेशन भी की, कंप्लीट की, हॉस्पिटल के प्रोसेस से भी गुजरी, हेल्थ के इश्यूज देखे, एजुकेशन में भी इश्यूज देखे, और एम्प्लॉयमेंट में भी आए। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो हर जगह पे है, वो एक्सेसिबिलिटी का है। अ, हुँ, मैं किसी भी जगह पे किसी इवेंट में जाऊँगी, मुझे लोग बुलाते हैं एज़ अ स्पीकर, लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उनकी बिल्डिंग्स या उनके जो ऑफ़िसेज़ हैं, उनका एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो रिस्पेक्ट से मेरी व्हीलचेयर उठा के ले जाएँगे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे। वो अपनी तरफ से बहुत मतलब एक हम्बल तरीके से ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन एक हमें जो फ़ील होता है, और उस सारी सिचुएशन से, जैसे मेरी कमर में जो ऑपरेटर्स या रॉड, जब वो मुझे प्रॉब्लम करते हैं, मुझे उनका जब पेन होता है, सो मैं उनको वहाँ पे कह तो नहीं पाती, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि अ, हम जस्ट इन सोशल इंक्लूजन पे बात करते हैं, हम इश्यूज़ को कभी भी उस तरह से अभी तक रिज़ॉल्व नहीं कर पाए। चाहे वो घर के अंदर बात की जाए, घर के अंदर रीज़नेबल अकोमोडेशन हो, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइज़ेशन हो। सिर्फ़ एक्सेसिबिलिटी आपकी व्हीलचेयर तक महदूद नहीं है। एक्सेसिबिलिटी आपकी महदूद है उन लोगों के लिए भी जो सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए मल्टी एक्सेस फॉर्मेट के इश्यूज़ हैं। लाइक के हुँ, एक लैपटॉप में एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा काम कर रहा है, तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता कि उसके साथ उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लैपटॉप के अंदर जॉस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है, वो हुँ, एक्सेल पे कैसे काम करेगा, उसको किस लेवल का फ़ॉन्ट चाहिए। हुँ, इसी तरह जो लोग सुन नहीं पाते, हम कुछ तो रिटर्न में अपनी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लेकिन अभी तक वो गैप उन 2 लोगों के बीच में ब्रिज नहीं हो पाता, ड्यू टू कम्युनिकेशन। फिज़िकली चैलेंज लोग अगर कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप देखें कि रुमेला अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाके जॉब कर रही है, अगर मैं वॉशरूम जाके सेल्फ कैथेटराइज़ेशन आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स नहीं करूँगी, तो मेरे किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगे। किडनीज़ इफ़ेक्ट होंगे तो मेरी एज में वो कम होती जाती है, क्योंकि आपके यूटीआई इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप वॉशरूम नहीं जा पाते, तो वो आपकी स्किन गीली रहने की वजह से, जो आप डायपर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर सो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे बड़ा जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उनको नहीं पता कि एक फीमेल, और बहुत सारी बच्चियाँ, मुझे जब लाहौर से भी कॉल्स आती हैं कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो मैम रुमेला वो हमें रिजनेबल अकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं। जो मेरा हेड है वो चीखता है कि तुम जो है क्यों लेट काम कर रही हो, तुम इतना काम स्लो कर रही हो, तुम वॉशरूम क्यों चली जाती हो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
بہت سارے اسٹینڈرڈس ہیں، بہت سارے معیارز ہیں اس طرح کے افراد کے لیے. اگر ہم یون کنونشن کی بات کریں اور اس طرح کے حقوق کی بات کی جائے اگر پرسن ود ڈسیبلٹیز کے، تو میرے خیال سے انہوں نے آلریڈی کچھ آرٹیکلس، کچھ رولس اینڈ ڈیفائن کر دیے کہ آرگنائزیشن کو ڈسیبلٹی فرینڈلی کس طرح ہونا چاہیے. اور بیسک جو ہے وہ سیلف اویئرنیس فرام فیملیز، فرام پیرنٹس، ٹیچرس، انسٹیٹیوشنس. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ آپ کے لیے ٹربل تب کریٹ کرتا ہے جب آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ پا رہے. بالکل، تھینک یو سو مچ. بہت اہم باتیں آپ نے کی، اور اسی میں سے میں آگے جاننا یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے پاس، میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس لا بھی موجود ہے، جو کہ اتنا عرصہ تو نہیں ہوا ریسنٹلی، کیونکہ کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جو کہ اس کمیونٹی کے رائٹس پہ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک سکسیس ہے کہ لا موجود ہے، لیکن اس پہ کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے؟ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ انیشلی جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ ایکسیسیبلٹی کو انشور کیا جائے ود ان اسلام آباد، تو وہ نہیں ہوئی کیونکہ لاس تو بن جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کا. پھر جب امپلیمنٹیشن کا لیول آتا ہے تو ریپرزنٹیشن کم ہوتی ہے. کس کی ریپرزنٹیشن کم ہے؟ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی. ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ نکل کے اپنے حقوق کے لیے گورنمنٹ کے سامنے یا ان اسٹیک ہولڈرس کے سامنے اپنے پرابلمس کو نہیں رکھ رہے. تو میرے خیال سے چھوٹے چھوٹے لیول پہ کچھ اس طرح کے گروپس یا اس طرح کی کمیٹیز بننی چاہیے جہاں پہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ایک فورسفل ایکشن لیا جائے تاکہ اس طرح کے لاس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلم نہ آ سکے. اچھا رومیلا، بالکل یہ آپ نے اہم بات کی ہے، اور اسی پہ میرا سوال آتا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ ٹریول کرتی ہیں، انٹرنیشنل کرتی ہوں کہ اپنے کام کے سلسلے میں، ابھی تو ماشاء اللہ آپ لیڈر بن گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر میں بھی کرتی ہوں، جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا، ایسے بہت سارے ممالک ہیں کہ اگر ان کی آپ سڑکیں دیکھیں، ان کے آپ بلڈنگز دیکھیں، ان کے آپ واش رومز دیکھ لیں، ان کے آپ ریسٹورینٹس دیکھ لیں، ان کے آپ دفاتر دیکھ لیں، تو وہاں پہ پہلے سے آلریڈی جو ہے وہ انکلوسیو ہوتے ہیں. وہاں پہ اسپیشل جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہیں کہ اگر واش روم ہے تو وہاں پہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اپنا ایک وہ ایریا ایلوکیٹ یا واش روم ایلوکیٹ ہوتا ہے. آفیسز میں سیڑھیاں، ریمپ، یہ ساری چیزیں. وہاں پہ میں کبھی کبھی اکثر جب میں وہ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ لوگ اس بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈسیبلڈ لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوگی اس لیے یہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ بھی اتنی ہی تعداد ہوگی جتنی عمومی طور پر ہمارے ہاں ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ تعداد زیادہ ہے تو اس لیے وہ انکلوسیو ان کا ایک ایکسیسیبل میکینزم ہے. اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں. میں بہت عرصہ پہلے جب میں گئی تھی ہانگ کانگ، جب میں گئی تھی تو ایون وہاں پہ دیکھیں آپ، دوسرے بہت سارے ممالک ایسے ہیں، چلو لائک مغرب کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یو کے اور یو ایس، اس کو تو ہم بعد میں وہ کر دیں گے، چلو کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے یہ جو عام دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے بہت سارے ملتے ہیں. اس کی وجہ رمیلا کا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے لوگوں کی جو سینسٹائزیشن ہے، جو اویئرنیس کا لیول ہے ٹورڈز دس سینسٹیوٹی، وہ کم ہے؟ حالانکہ جو آپ مانگ رہی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے اس پہ کوئی اضافی خرچہ نہیں آتا. وہ یہ کہ آپ جس دن بلڈنگ بنا رہی ہیں تو اسی بلڈنگ کے ڈیزائن میں پہلے سے یہ چیزیں ان بلٹ ہو تاکہ آپ کو بعد میں نہ بلڈ کرنی پڑے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اویئرنیس کا ایشو ہے، سینسٹائزیشن کا ایشو ہے. سو اگر سینسٹائزیشن کا ایشو ہے تو کس لیول پہ ہے، اور پھر اس کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اویئرنیس کی بات کریں یا سینسٹائزیشن کی بات کریں تو ڈفرینٹ ڈی پی اوز یا این جی اوز جو پاکستان میں ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہیں سنس ایئرس، وہ لوگ اس اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں. اب جو گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس ہے وہ تو ہے، لیکن ہماری جو ہائی لیول کے آرگنائزیشنز ہیں، میرے خیال سے ابھی جو اسٹرانگ میڈیم آف کمیونیکیشن ہے وہ سوشل میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہم لوگ زیادہ اویئر کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے بہت ایزی سلوشنس ہیں اگر ہمارے یہی انسٹیٹیوشنس کولیبوریشن کریں ان آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ڈسیبلٹی پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، یا جو نئے لوگ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ ابھی
रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारे आइडियाज़ आए जो डिसेबिलिटी पे काम करें थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन. सो व्हाई नॉट कि हम अपने उस थोड़े से माइंडसेट को चेंज करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली सीडीए को प्रॉपरली अवेयर किया जाए और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिफोर स्टार्टिंग या कोई वर्किंग ऑन एनी बिल्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर पहले इन लोगों के साथ उनकी होना चाहिए, किस तरह से कितना हाई होना चाहिए कि एक व्हीलचेयर यूज़र आसानी से खुद अंदर भी चला जाए और बाहर भी आ जाए. बहुत सारी जगहों पे रैम्प्स तो बन चुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रैम्प्स इस लेवल के हैं कि हमें खुद वहाँ पे मुझे एक अटेंडेंट या कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा कि मैं चली जाऊँ. सिर्फ एक्सेसिबिलिटी बिल्डिंग्स तक महदूद नहीं है. आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें उसमें भी बहुत सारे इश्यूज. नेशनल लेवल सर्विस तो उनको उनके ड्राइवर्स को अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं पता कि एक व्हीलचेयर वाला बंदा जब बैठेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरी व्हीलचेयर गाड़ी में नहीं रखते थे इस वजह से कि आपकी व्हीलचेयर की वजह से हमारी गाड़ी जो वो गंदी हो जाएगी. अब हम लोग इतने लेवल पे अगर एजुकेट नहीं कर पा रहे तो अनफॉर्चुनेटली कि ये तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस के लिए. अवेयरनेस स्टार्ट होती है फ्रॉम योर फैमिली, फिर आपकी जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हैं. मैंने जहाँ से एजुकेशन ली मैंने उनको फुली अवेयर किया. मेरे जो प्रॉब्लम्स थे मैं उस पर बात करती थी और मुझे वो चाहिए होता था. आप प्राइवेट लोगों को तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अवेयर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. गवर्नमेंट लेवल पे आप किसी के साथ जितना भी कर लें उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, उनका एक अपना तरीका होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने एमकॉम के एग्ज़ाम्स दिए तो जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बना था वो एक्सेसिबल नहीं था. अराउंड 20 स्टेयर्स थी जो मेरे भाई ने चढ़ के ऊपर जानी थी मुझे उठा के और फिर वापस मेरी व्हीलचेयर भी लेके जानी थी. अब वो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए इतना मुश्किल होता था. इनहेलर भी उन्होंने साथ रखा हुआ और वो फिर वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे. तो वो उन्होंने मुझे इतनी रियायत भी नहीं दी कि हम लोग आपके लिए नीचे कुछ अरेंज करते हैं, आप नीचे बैठ जाएं या आपके लिए कोई सेपरेट रूम या कुछ भी हो सकता है. अब इस लेवल पे एक एजुकेशन के लेवल पे इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं. अब हम इसको यूँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वाई नॉट की डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट पे बात की जाए. अगर आपकी बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता तो उन लोगों को घरों में ये सर्विसेज दी जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हो. बिल्कुल, बिल्कुल रोमेला. और आपने ये जो अहम चीज़ें बात की हैं उसमें आपने बड़ी अहम बात की कि 3 चीज़ें बड़ी फंडामेंटल है. एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सर्विसेज तो बिल्कुल एक्सेसिबल फॉर ऑल होनी चाहिए. दूसरा ये है कि एक और क्वेश्चन मार्क बनता है कि अगर जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, ऑलरेडी माशरा जो है वो अगर मतलब उनको वो बाइज्जत जिंदगी गुजारने का वो कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, तो फिर अगर वो उनको तालीम नहीं देता और हुनर नहीं देता तो इसका मतलब है कि फिर वो लोग और मुश्किल हो जाता है. आप बार-बार बात कर रही हैं जब से आपने बात शुरू की है कि आप जो कुछ भी करती हैं तो आप सोचती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बन जाऊं. तो आप जब ये बात कर रही हैं इसका मतलब है कि आपके दिमाग में मुसलसल ये बात आ रही है कि आपने जो करना है तो अपने आसपास की जो लोग हैं उनकी जिंदगी, उनको रूटीन पे आप बोझ नहीं डालना चाहती, हालांकि ये उनके हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो उस चीज का एक हल मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को तालीम और रोजगार जो है उसके यकसा मौके मिले ताकि ये लोग अपने पाँव पे एक तरह से खड़े हो सकें. क्योंकि आपने बात की, जब आप बात करती हैं मैं चाहती हूँ कि हम जो अहम चीजें ना वो दरमियान में ना भूल सकें. जैसे आपने कहा कि मेरे कमर में वो लगा है सपोर्ट करने के लिए, तो जो आपने कहा तो आपका उठाना बार-बार भी शायद आपकी सेहत के लिए इतना ठीक नहीं है. ये हमारी वो इनसेंसिटिविटीज़ हैं कि हम सोचते हैं कि लेकिन ये तो एक वक़्ती हल है कि आपको कोई उठा के ले जाएगा या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट, लेकिन ये है कि हाँ, एक सस्टेनेबल और डिग्निफाइड सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपको ये भी महसूस ना हो कि मुझ में ये कमी है और आप लोगों में कोई कमी नहीं है, ये सिस्टम में कमी है. हम जैसे सलामत लोगों में कमी है कि इनकी सोच हम सलामत लोगों की सोच से ही नहीं है.
کہ वो मतलब दूसरों की इस चीज को समझ सके। वैसे रोमेला आपको पता भी होगा कि ये सोच हमारी हर जगह है। ये जो बेहिसी का हर हमारा जगह एक पे है, है, ट्रू। ये कभी जेंडर के हवाले से हो जाता है, कभी ये अमीर गरीब के चला जाता है, कभी ये वर्ड हो जाता है। बिल्कुल। ये मतलब ये मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं और ये भी उसकी एक शक्ल है जिसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन वही वाली अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन वाली बात है, उसमें आपने बड़ी अहम बात की कि जो इदारे इस वक़्त पाकिस्तान में अच्छे खासे इदारे ऐसे हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उन्होंने वो इनिशिएट किए हैं, उन्होंने वो एस्टेब्लिश किए हैं और वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे ये जो सजेशन दी है, मैं कहती हूँ इस पे हम एम्फसाइज करते हैं कि जितने इदारे अगर कोई लेजिस्लेशन करते हैं या कोई कानून बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उनको आप लोगों के साथ कंसल्ट करके वो प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का उन इनपुट में आएगा तो वो इसलिए वो बेहतर होगा कि आपको बेहतर अंदाजा है। हमें नहीं पता कि आपके जो मसाइल है उसके हल के लिए क्या काम हो, और ये इख्तियार आप लोग भी किसी को ना दें। आप कहें ये हमारा मसला है, हम इस पे सॉल्यूशंस देंगे और हम उस पे बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी पे मेरा सवाल बनता है कि रुमेला, मुझे आप ना बड़ी अच्छी इस पे भी लगी, बड़ी पॉजिटिव हैं, बड़ी पुरुमीद हैं। आप अभी भी मतलब हर चीज़ में से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकाल रही हैं, जो आपकी शख्सियत की खूबसूरती ज़ाहिर करता है। सो इसी को मैं आगे लेके चलती हूँ कि आप कितनी पुरुमीद हैं कि जितनी इस वक़्त ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो लोग हैं, जिनके लिए अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, इनके लिए सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनासिब बनाने की बात कर रहे हैं। कितना आप मुतमईन हैं और उसमें मज़ीद किस बेहतरी की गुंजाइश है? अच्छा, अब काफ़ी मुश्किल सवाल है, अगर मैं कुछ ऐसी बात करूँगी मेरे ख़्याल से किसी को बुरा ना लग जाए। सो इन बेहतरी माय की हर जगह प्रोफेशन गुंजाइश होती है, इसलिए हम बेहतरी की बात करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, मैंने एक डीपीओ के साथ काम किया था। सो दैट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान 300 प्लस वीमेन के साथ मैं जब इन टच हुई तो मुझे प्रॉब्लम्स का पता वहाँ से चला। हुँ, अब जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन जो काम कर रही है, मैं कभी ये बात नहीं कहूँगी कि वो गलत करें या सही करें, इट्स गुड। कहते हैं ना कि किसी ना किसी को अपने हिस्से की तो शम्मा जलानी चाहिए ना, जहाँ तक आपके रिसोर्सेज हैं, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, मैं उस पर कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगी। लेकिन अब जो ज़रूरत है कि इतने सालों से अगर वो काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी नहीं आ रही, वो अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो रही, तो कहाँ पे वो लैग करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और उनको भी आगे निकल के इन्हीं लोगों के साथ जो नए आइडियाज़ के साथ हैं, या वो लोग जो अभी तक इन रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच सके, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो किसी लेवल का रिसोर्स हो, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नहीं मिल रहे। तो क्या ऐसा हुँ, गैप है कि इतनी फंडिंग्स आ रही हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल और रियलिटी में कुछ काम नहीं हो पा रहा। सो हमने उस पर ज़रूर फोकस करना है। अगर आप बात कर रहे थे जैसे कि मैं इतनी पुरुमीद क्यों हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रुमेला नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया की जा रहे, तो जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अब ऐसी डीपीओस को, ऐसी एनजीओस को एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि अगर आया, अभी तक हमने जितना काम किया है वो जस्ट ग्रास रूट लेवल पे है, सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके लिए उन्होंने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता, तो उसको मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत है, सामने लाने की ज़रूरत है। और जो गैप्स मैंने पर्सनली देखे हैं, मैंने प्राइवेट में भी काम किया अपने एसएमटी के थ्रू, और गवर्नमेंट के साथ भी एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया था फॉर डेफ कम्युनिटी। अराउंड 52 बच्चे थे जिनको हमने ट्रेन किया। और मैं वहाँ पे जो जो एनवायरनमेंट मैंने देखा, और जो डिजिटलाइजेशन की जो बात हम करते हैं, या जो स्किल्स उनको दी जा रही हैं, वो बहुत पीछे हैं। वो ऐसी इस तरह से उनको सिखाया जाता है कि मैं सोचती हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये इस तरह की हुँ, सीवी या तरह का अपनी प्रोफाइल लेके मार्केट में जाएंगे तो कौन उनको जॉब देगा। हुँ, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन सी फील्ड चूज करनी है, मार्केट में किस तरह की स्किल्स अवेलेबल हैं, कितना पैसा मार्केट में पड़ा है जो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न किया जा सकता है। तो वो गैप्स हैं, वो अभी तक स्टीरियोटाइप्स ने बना के रखी हैं कि हम चंद लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन असल जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उस तक हम नहीं पहुंच रहे।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी अहम बातें हैं और दूसरा हम जब बात करते हैं, तो गैप्स पे जब हम बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में किसी को बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए कि हम सब ये कहते हैं कि जो तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेकिन तनकीद जब आप कंस्ट्रक्टिव उसके लिए करते हैं कि आप मज़ीद बेहतरी लेके आ सकते हैं, तो उसपे सबको खुश होना चाहिए क्योंकि ये आपको फ्री में एक मशवरा मिलता है, जिससे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं आपके सेक्टर के हवाले से आपसे पूछूँगी, तो वो इसलिए पूछूँगी कि आप उस सेक्टर में आपके पास ये अथॉरिटी है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो रिलेवेंट पर्सन आप हैं कि जो आप बेहतर बात कर सकती हैं। अच्छा, आपने अपनी बातों के दरमियान एक बात बड़ी अहम की, आपने फ्रीलांसिंग की बात की, आपने नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की बात की। और मैं इस पे बहुत ज़्यादा आपका मतलब मैं समझती हूँ मैं इस पे अगेन फ़ोकस करूँगी कि बिल्कुल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हमारे पास बहुत सारे शोबों में एम्प्लॉयमेंट की वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हैं, जो पहले जी हो सकती थी या अभी होनी चाहिए थी। लिहाज़ा अभी अगर डिजिटल चीज़ें हो रही हैं और पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स का नेचर बदल रहा है, तो ये एक ऐसा शोबा है कि जहाँ पे हम जो लोग हैं, जो पढ़े-लिखे हैं लेकिन उनकी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है कि जिसकी वजह से उनके डिसेबिलिटी का या मोबिलिटी का वो इश्यू होता है, उसमें आपने ट्रांसपोर्ट पे बात की, उसमें आपने बिल्डिंग्स पे बात की, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शायद कुछ पे अभी हमने बात की भी नहीं है। अगर उनको हम देखें तो रुमेला ये बताएँ कि हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ निकल के आ रही हैं, इसमें किस हद तक इस कम्युनिटी को एंगेज किया जा चुका है? या मतलब क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अगर ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि इसमें ज़्यादातर इन खवातीन की लड़के हों, खवातीन हों, जो भी इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको स्किल्स देनी चाहिए। अक्सर सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहे होते हैं। तो उसमें अगर कुछ आप ऐसे दोस्तों को जानती हो कि अगर उन्होंने ये यूटिलाइज़ अगर करना शुरू भी किया था तो उनके लिए क्या बेनिफिशियल था? या आप क्या समझती हैं कि ये जो डिजिटल ऑनलाइन स्पेस है, ये आप लोगों की कम्युनिटी में के अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रोल अदा कर सकता है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डिजिटल स्किल्स या फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे डिसेबल कम्युनिटी हो या नो डिसेबल कम्युनिटी के अफराद हों, ठीक है? अब जो मेरे अपने जो दोस्त हैं, जो मेरी सर्कल या कम्युनिटी में लोग हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की जॉब्स कर रहे हैं और उसमें वो अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास। देखें, सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट होता है, इट रिड्यूस एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप घर से निकल रहे हैं, यू हैव टू बियर द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैब पे आप जा रहे हैं और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, आपको ये भी इंश्योरिटी नहीं होती कि बिल्डिंग एक्सेसिबल है या नहीं है। फिर सामने वाला आपकी बात को कितना समझ रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो गैप जो रिड्यूस हो जाता है सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से। अब जो दूसरी बात आपने कही कि क्या लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को ख़त्म कर सकती हैं, इट्स ट्रू। अब देखें पाकिस्तान में जो डिजी स्किल का एक इदारा जो ऐसे अफराद को, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो नॉन डिसेबल कम्युनिटी के अफराद हों, उनको वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। गैप सिर्फ ये नहीं आता कि हम इदारों को ब्लेम करें कि नहीं जी इंस्टीट्यूशंस या इदारे हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। गैप कहाँ पे आता है? जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, ऐसी कम्युनिटी के अफराद हैं, उनका इंटरेस्ट, वो किस हद तक अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, वो किस हद तक एजुकेशन की तरफ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर ये भी होता है कि हर एक के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। सो अगेन मैं दोबारा से ये बात करूँगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आके खड़ा होता है, आपकी फैमिली को एजुकेट करना, उस बच्चे को जो सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टार्टअप है जो हमारा, उसमें हम यही बात करते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, अपनी ज़ात से आप शुरू करें कि आपने पहले खुद को कैसे चेंज करना है, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो या मेंटली हो। फिर आपने एजुकेशन की तरफ जाना है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एजुकेशन के लिए, मैं उनको ये बात कहती हूँ कि जहाँ से आपको ईजी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस इदारे में जाके एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। फिर उसके बाद होता है सबसे ज़्यादा जो आजकल कोविड-19 की सिचुएशन में भी मैंने नोट किया कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी
अभी जाके रेस हुई, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, अब हम remotely work कर रहे हैं. So this population, 30 million people in Pakistan are with some kind of disabilities. They are at home since many years. वो isolation के process से सिर्फ अभी नहीं, कई सालों से गुजर रहे हैं. तो आज हमें याद आ रहा है कि डिजिटलाइजेशन हो जाए, डिजिटल पाकिस्तान हो जाए, तो इस तरह के लोगों को हेल्प किया जा सकता है. इट्स अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे वो अफराद भी इस वजह से परेशान हो रहे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो अदारे भी परेशान बैठे हैं कि उनको इस तरह के स्किलफुल लोग नहीं मिल रहे. सो हमें एक टू वे प्रोसेस की टेक्निक को अपनाना चाहिए कि जैसे मेरा इदारा है जो अभी नया नया स्टार्ट है, हम हर तरह की स्किल्स पे काम करते हैं, चाहे वो फिजिकली इंडिपेंडेंट करना हो, रोज़मर्रा आप अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना हो. आप छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं उन खवातीन के लिए जो विलेज से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी स्किल ज़रूर है कि जो आप उनको रिसोर्सेज और वो एक प्लेटफॉर्म बना के दें कि जिसके थ्रू वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें. थैंक यू रोमिला. इसी में आपने जिक्र किया एसएमटी का, तो मैं कहती हूँ इस एसएमटी पे बात होनी चाहिए, लेकिन एसएमटी पे आने से पहले आपने जो बड़ी अहम बात की कि सम टाइम ये भी नहीं होता कि आप सिर्फ एक्सटर्नल या दूसरे लोगों से हमेशा एक्सपेक्ट करें कि वो आके आपकी हर चीज में मदद करेंगे. आपके अंदर की विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज. जिस तरह आपकी अगर हम मिसाल दे दें कि अगर आप भी इस मुश्किल से घबरा जाती और कुछ ना करती तो भी तब भी आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये मुश्किल है जहां से आप उठ खड़ी हुई है, जहां से आपने ये दोबारा अपनी मिशन को ठाना है और अपना काम कर रही है. लेकिन आपने वो जो गुड विल जिसकी हम बात करते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आपने वो विल जो था उसको आपने मास्टर किया, और वो विल आपका मजबूत है कि अब अगर जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आएंगे तो उनसे आप डरेंगे नहीं. और आपने आज के इंसानों की बात की कि जो इंसान 5-6 माह घर में रहे और वर्क फ्रॉम होम करने लगे, उनको आज रियलाइज होगा कि घर पे बैठना कैसे होता है, एक जगह पे बैठने कैसा होता है, और अल्लाह करे कि हमें ये एहसास हो. इन सारी चीजों के एहसास के लिए मैं समझती हूँ हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. हमें हर चीज में सरसरी नहीं गुजरना चाहिए, हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. रवैयों के हवाले से, जज्बात के हवाले से, इंसानों के हवाले से हम माइंडफुल नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो मैं समझती हूँ कि हाँ, अल्लाह करे कि रियलाइजेशन आई हो कोविड के बाद. तो आपने ये जो बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की कि उसके बाद अब इसी चीज को आगे यूटिलाइज करके अगर ट्रेनिंग दी जाए जो डिफरेंटली एबल पीपल है, उसका स्किल नीड असेसमेंट करने के बाद फिर और उनके विलिंगनेस का भी असेसमेंट करने के बाद उनको पर्टिकुलर स्किल सिखाए जाएं, और फिर उस पर उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए. दुनिया अगर बदल रही है तो फिर सबकी बदलनी चाहिए. आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम का जिक्र किया, डीजी स्किल्स का. बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है. यहाँ पे ये है कि लोग पैसे जब देते हैं उनको फिक्र होती है, लेकिन फ्री होता है तो फिर कदर नहीं होती. अब डीजी स्किल्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है. हमारे बहुत सारे दोस्त हम जानते हैं कि वहां पे वो पढ़ाते हैं. बहुत एक अच्छी चीज है जिसे वाकई कुछ लोगों ने फ्रीलांसिंग करके वो चीजें करनी शुरू कर दी हैं. हाँ, कंपटीशन टफ है. यहाँ पे हमने आईटी पे बहुत सारे लोगों के साथ प्रोग्राम किए हैं. वो भी एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे अभी कंपटीशन बहुत टफ है खवातीन के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए. वहां पे भी वो कुछ गुरु टाइप के एक्सपर्ट्स लोग हैं कि जो वो छाए रहेंगे, लेकिन अपनी जगह हर जगह बनाना पड़ती है. सो इसी पे आती हूँ कि एसएमटी का ख्याल कैसे आया, एसएमटी क्यों बनाया? क्योंकि इदारा बनाना तो बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, फिर चलाना इससे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है. बिल्कुल. जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 में जब ये डिज़ास्टर हुआ और मैं घर के नीचे आई, मेरी स्पाइनल इंजरी हुई, सो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वापस पाकिस्तान आई, तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सोचा कि वाई नॉट कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए. सो मैंने एक जॉब हंट स्टार्ट किया और वही प्रॉब्लम्स, वही रिजेक्शन मुझे फेस हुए. कुछ अर्सा मैंने टेलीनॉर के साथ काम किया एज एन अकाउंटेंट फाइनेंस ऑफिसर, और फिर वहाँ से जब मैंने छोड़ा तो मुझे डे वन से फील होता था कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो किसी की लाइफ को भी चेंज करे, मुझे भी अच्छा लगे कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ. 9 to 5 यू जस्ट प्लेइंग विद नंबर्स, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था. एसएमटी का जो मेरे माइंड में आया वो इसलिए था कि मैं पर्सनली उन प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजरी. मुझे पता है कि एक बंदा जब किसी सडन डिसेबिलिटी का शिकार होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो
चाहे वो बाय बर्थ हो, तो आप अपने आप को डेली बेस पे कैसे मैनेज कर पाएंगे? मेरी अम्मी जब मेरे काम करती थी तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर पा रही, और ऐसा क्या है कि या ये फॉरएवर ऐसा ही रहेगा। सो मैंने जो सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली मैंने सीखा था वो डॉक्टर गैरिसन, जो यूएई में, मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने मुझे बताया था कि हाउ टू लिव अ लाइफ विद डिसेबिलिटी, अपने आप को आप इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपकी शिफ्टिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, फ्रॉम व्हील चेयर टू बेड, व्हील चेयर टू कार। फिर आपकी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपके सेल्फ कैथेटराइजेशन कैसे होनी चाहिए कि यू कैन अवॉइड यूटीआई इन्फेक्शंस। एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो जिनकी डेथ होती है वो सिर्फ बेड सोर और यूटीआई इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती है, उनकी किडनीज खराब हो जाते हैं। सो ये एक मेरे ख्याल से इतना डिफरेंट लाइफस्टाइल है, इतना डिफरेंट लाइफस्टाइल है कि या तो आप इससे भाग जाएं तो या फिर आप इसको अडॉप्ट कर लें। एंड आई फाउंड द वे कि व्हाई नॉट कि इसको एक्सेप्ट किया जाए और उसको, अब मुझे नहीं लगता कि आई एम ऑन व्हील चेयर, मेरे घर वालों को भी फील ही नहीं होता कि कोई मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मैं घर की सारी एक्टिविटीज़ में, कामों में हिस्सा लेती हूँ, मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, मैं अपने कपड़े जो सारा सेटअप होता है धो रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो मुझे फील नहीं होता, क्योंकि मैंने इन सालों में अगर कुछ नहीं किया तो मैंने अपने आप को बिल्ड किया। उस मट्टी से निकलने के बाद, उस मलबे के नीचे से निकलने के बाद मुझे पता था कि आई एम टोटली डिपेंडेंट। तो व्हाई नॉट के इन सालों में अगर मैं और कुछ नहीं कर पा रही तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करूं। अब जो एसएमटी का ख्याल आया वो यही था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते थे किसी एक्सीडेंट के बाद या उन डिज़ास्टर में भी जो लोग डिसेबल हुए, मैं उनके साथ भी मैंने पीयर काउंसलिंग सेशंस किए, काम किया, वॉलंटियर कुछ अर्सा काम किया। मैं अपने बाग सिटी में जाके मैंने अवेयरनेस सेशंस कर पाए और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे बात की। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी जगहों पे हुआ भी ये। तो मुझे लोग जब आते थे मुझे कहते थे कि हमें ये प्रॉब्लम्स हम इनके साथ कैसे मैनेज करें। सो एसएमटी टू वे प्रोसेस है, दो बातों पे काम करता है, आपको फिजिकली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। हम आपको टिप्स एंड टेक्निक सिखाने के बाद फिर आपको मार्केट बेस्ड स्किल्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर ट्रेनर्स। हमारे जो डिसेबिलिटी एडवाइजर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका एक सर्कल है एसएमटी के साथ कि मैं उनसे इनको कनेक्ट करवाती हूँ। अभी लाहौर में मेरी जो एक उनको मैं कस्टमर नहीं कहूँगी, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं लोगों के साथ। ज़ैनब है लाहौर से, और सरगोदा से अरूश हैं। अरूश जो है वो सीपी चाइल्ड हैं। इस्लामाबाद में एक बच्ची है माहम हिजाब ज़हरा, उसकी फैमिली, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो अब्बू हैं, वो डेली बेस पे मेरे से बात कर रहे होते हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल कन्वर्सेशन। एसएमटी क्या है? एक हम सोशल वर्क से हट के हम सिर्फ इंसान पे फोकस करते हैं। वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन कि हम सोशल मीडिया पे कितनी पोस्ट लगा रहे हैं, कितने लोगों के बारे में हम बात करें। हम उन्हीं लोगों से इन टच होते हैं थ्रू जूम, स्काइप। और ये जो जूम और स्काइप का आइडिया था बिफोर कोविड-19 मैंने इसको किया था। और मैं जब ये कोविड-19 आया तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने कहा कि इट्स ट्रू कि लोगों को पता चलेगा कि वर्क फ्रॉम होम और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सो बड़ी खुशी होती थी मुझे कि हम व्हाट्सएप पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली एसएमटी। मेरी अपनी डिसेबिलिटी, द प्रॉब्लम आई बीन थ्रू एंड आई एम गोइंग थ्रू एज वेल, तो कैसे उनको टैकल किया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप किसी हादसे से गुजरते हैं तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में कई साल लग जाते हैं। तो अगर रुमेला का इतना टाइम लगा तो क्यों बाकी लोगों का वो टाइम लगे कि वो ये सिर्फ सोचने में गुजारते हैं कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। उनको हम उस हादसे से निकालें, उनको मोटिवेट करें और उसके साथ साथ उनको बताएं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, डिसेबिलिटी इज नॉट अ बर्डन बट अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, यू कैन लिव इट फुली। थैंक यू रमीला, थैंक यू। आप हिम्मत की दास्तान है और आपकी हर बात जो है उसमें हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत सारे सबक है। जरूरी नहीं कि वो लोग जिनके साथ कोई हादसा पेश आए हो, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हादसा आए, क्योंकि आप जैसी हिम्मत शायद नहीं है लोगों में, और खुदा ना दिखाए इस तरह की कोई वो लम्हे किसी को। लेकिन ये है कि आप, मैं समझती हूँ कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, और एसएमटी आपने जो बातें की हैं ये बड़ी अहम है कि आप इस तरह के लोगों को क्या खाना चाहिए, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जो चीज़ें होती हैं। वैसे लाइफ स्टाइल बड़ा इलीट क्लास का लफ्ज़ है लाइफ स्टाइल की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ना लोग पता नहीं इस लाइफ स्टाइल से क्या समझे कि हम वो वाला लाइफ स्टाइल नहीं डिस्कस कर रहे जो इलीट क्लास की होती हैं। मैं लाइफ यहाँ स्टाइल पे आपसे बात करना चाहूँगी।
زندگی کے گزارنے کے جو طریقے ہیں، کیونکہ صحیح بات ہے کہ آپ کو اپنا ویٹ بھی مینج کرنا ہے، اپنی صحت بھی مینج کرنی ہے، کیونکہ پھر موبلٹی میں اور آپ کو ایشو ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ آلریڈی ولنریبل ہوتے ہیں. تو اس طرح دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی چلی گئی، آپ نے اس زندگی کو پھر بھی گزارنا ہے. سو جو خوبصورت طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہے وہی ہمارے لیے لائف سٹائل ہے. جی آپ بات کریں. جی میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں بھی اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھی، یا میرا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک ڈیزاسٹر سے نکل کے ہمارا گھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ہوں دو باتیں اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں. جب ہم ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چیریٹی ماڈل کی طرف لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کہ کوئی ہمارے لیے ایک اچھی گاڑی کا ارینج کرتے، کوئی ہمارے لیے اچھی جاب کا ارینج کرتے، میری ایجوکیشن کا ایکسپینس اٹھا لے. اچھی بات ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ خود سے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، ابھی تک جو میں نے اپنا لائف اسٹائل رکھا ہے اس میں ٹوٹلی میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی خود انڈیپینڈنٹ کیا ہے. میری بہت سی چیزیں جو میں اپنی خود پرچیز کرتی ہوں، میں اون کر رہی ہوں. آئی ہیو اے فیملی، بٹ ان کے اوپر رسپانسبلٹی ایسا نہیں کہ وہ اون نہیں کرتے، لیکن وائی ہوں ناٹ کہ ہمیں خود ایک سینس ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. تو اس لائف کو کل ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے بھائی نہیں ہوتے، تو ہم ایسے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. تو اس ٹائم سے پہلے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، تھرو ایجوکیشن، تھرو اینی اسکل، تھرو اینی امپلائمنٹ. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ فار دس میسج رومیلا. رومیلا ایک چیز اور مجھے بتا دیں کہ جو SMT ہے اس کی آؤٹ ریچ کیا ہے؟ آپ کہاں کہاں سے کسی بھی جگہ سے آپ کو خواتین یا یوتھ یا کوئی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یا یہ صرف اسلام آباد میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کیا تھا سپٹمبر 2019 میں، اور اس کے بعد مارچ تک تو ہمارا اسلام آباد فوکس تھا. لیکن کووڈ-19 میں ہمیں فرام اکراس پاکستان جو لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور ان کے جو بیسک پرابلمس ہیں، کسی کو جاب چاہیے یا کسی اسکل پہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے کیا. ابھی جو ہم اس کو ایک موبائل ایپ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ایریا سے آپ بلونگ کریں، چاہے وہ آپ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، تو وہ آپ ہمیں ایزیلی ریچ کر سکیں تھرو سمپل موبائل اپلیکیشن. پھر کچھ لوگوں کو زوم اور اسکائپ پہ آنے کا اور سمجھنے کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ہم واٹس ایپ پہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایپ سے یہ ہوگا کہ وہ ایک گیپ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. سو ابھی تو ہم فرام اکراس پاکستان، پورے پاکستان میں سے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا مجھے آپ سے نا پھر یہ ایک ہے کہ آپ اتنا بہتر کام کر رہی ہیں، آپ اپنے کام کے حوالے سے بعد میں ہمارے ساتھ کوئی شارٹ ویڈیوز کی صورت میں آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز شیئر کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس میڈیم کے تھرو آپ کے ساتھ رابطہ کریں، اور آپ کن چیزوں میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رومیلا، ہمارا ایک کلچرل ایشو یہ ہے کچھ پارٹس آف دا کنٹری میں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو ان کی جو کوئی ڈسیبلٹی اگر ہو تو ان کو معاشرے میں انفارچونیٹلی آلریڈی خواتین کے ساتھ رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت غیر مساوی ہوتا ہے. تو اگر ان کی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کو اور بھی مطلب بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو ان خواتین کو آسانی ہو کہ آپ کا ان کو پتہ چلے، ان لڑکیوں کو، ان خواتین کو، اور وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر کے کم سے کم آپ سے کوئی گائیڈنس تو لے سکتی ہیں. کیونکہ بہت ساری باتیں شاید جس طرح آپ جس بہترین انداز میں ان کو بتا سکتی ہیں شاید میں یا کوئی اور ان کو نہیں بتا سکتا. سو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم ویمن وائسز پاکستان کے پلیٹ فارم سے شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ کوئی خواتین اور یوتھ اور بچیاں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں اپنی کسی مشورے کے لیے، اپنے کسی ایشو کے حوالے سے، کیسے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہیں. اچھا مجھے آخر میں آپ کا میں نے بہت سارا ٹائم لیا، آپ کے ساتھ بات کرنے کو دل کرتا ہے آپ سے بولتی جائیں، ہم سنتے جائیں، لیکن مجھے آپ کے آرام کا اور اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. آپ آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہیں. آخر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمیں ضرور یہ بتا دیں کہ وہ کون سے ایسے بنیادی رویے ہیں جو آپ کو مدد کرتی ہیں اپنا یہ سفر آسان کرنے میں. کیونکہ مشکلات تو بہت زیادہ ہے، ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے، اپرچونیٹیز کا ایشوز ہے، ہر جگہ پہ ہرڈل ہے. لیکن وہ کون سے ایسے بنیادی رویے ہیں کہ جو ڈفرینٹلی ایبل پیپل ہیں ان کو آپ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ ضرور کریں، تب آپ ان مشکلات سے نبردآزما ہو سکتے ہیں؟ اشاد، میں آپ کو لاسٹ فیو منٹ سے نہیں سن پا رہی پراپرلی، آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی. آپ
लेकिन आप दोबारा बोल सकते हैं। अच्छा, ये कभी कभी वही इंटरनेट की डिपेंडेंसी हमें ये प्रॉब्लम कर देती है कि इंटरनेट दरमियान में शायद क्यों इशू हो सकता है। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि ये जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनको आप ऐसे कौन से खास बातें हैं जो आप उनको ज़रूर करना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कि वो ये कुछ रवैये ऐसे हैं कि जिनको वो ज़रूर अपनाएं ताकि वो नेगेटिविटी या डिसअपॉइंटमेंट या डिस्करेज ना हो और फिर भी ज़िंदगी की तरफ वो माइल हों और वो एक अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर सके। कैसे वो पॉजिटिव रहें, कैसे वो मोटिवेटेड रहें? पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड तक समझ आई है, उससे पहले कुछ भी नहीं समझ आया। आई थिंक आप कुछ मेरे ख्याल से सर्विसेज की बात करें एसएमटी की, या उसको ज्वाइन करने के हवाले से बात करेंगे। डिफरेंटली एबल पीपल के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो कैसे जिंदगी के साथ जुड़े रहें और अपनी जो मुश्किलात हैं उनसे उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वो उन मुश्किलात के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो और तकलीफ में हो जाएंगे। जिस तरह आपको किन चीजों की वजह से मोटिवेशन मिली, लाइक ये रुमेला जो बनी है, ऐसे क्या बुनियादी रवैये थे, बुनियादी चीजें जिस पे रुमेला ने अमल किया है तो आज ये रुमेला निकल के आई है? अच्छा, ऐसा है कि अभी तक जितने भी लोग मेरे साथ इन टच हुए एसएमटी या कुछ पर्सन भी मेरे जिनके साथ कॉन्टेक्ट हैं, सो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ इन एनी वे, जिस भी सेंस में हम उनको कर सकते हैं पॉजिटिव हम करते हैं। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वो हमेशा विद इन योर सेल्फ होती है। आपके अपने अंदर से एक आवाज़ आती है, और आपने जैसे इनिशियली कहा था कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई पॉजिटिव बात भी नहीं कर सकते। आप जितने भी अपने आपके ड्रीम हाई हो, जितने ड्रीम आपके बिग हो, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सी खवातीन मैंने जो मेरे साथ इन टच थी, जो बहुत सारे बच्चे थे स्पाइनल इंजरी वाले या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं रात को सो नहीं पाती, इसलिए नहीं सो पाती कि क्या ऐसा नहीं था जो हम उनके लिए नहीं कर पाए, कहाँ पे हम लोग लैग करके, कहाँ पे गैप था। सो अच्छी डाइट रखें, जो भी आप खाते हैं आप प्रॉपर खाएं, आप अपने अपने एक्सरसाइजेज पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, व्हीलचेयर वालों के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे, आप सोशल वर्क भी करें, आप दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बने, आप इंस्पिरेशन बने, बट स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। उसके साथ साथ जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन आप देखें कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो अल्लाह ने कोई ऐसी स्किल आपको दी होगी, कोई ऐसा ऐसा आइडिया आपके पास होगा कि यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। छोटा सा आप काम स्टार्ट करें और अल्लाह उसमें बरकत डालने वाला है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की हैं, लोन की स्कीम भी स्टार्ट की है। सो व्हाई नॉट कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें इन एनी वे। फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करें जो इस तरह के लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी उनकी आसान हो सकती है। और पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिविटी डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आप जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रुमेला, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और ये मैं समझती हूँ इन चीज़ों पे, इन बातों पे तो सबको अमल करना चाहिए ताकि वो पॉजिटिव भी रहे, मोटिवेटेड भी रहे और ज़िंदगी का कोई मकसद भी हो और उसका कोई ऐसा इस्तेमाल भी हो कि बंदे को वो इत्मीनान मिल सके कि चले आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लेके आ रहे हैं। आपसे मिलके रुमेला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी कहानी जो है वो हमेशा याद रहेगी, आप हमेशा याद रहेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ नशस्तें और भी करेंगे। ये जो हमने बात की है क़वानीन के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और पॉसिबल एवेन्यूज़ क्या हो सकती हैं टू एंगेज डिफरेंटली एबल पीपल, इन मौज़ूआत पे आपके साथ हम मुस्तक़बिल में नशस्तें रखेंगे और उन दूसरे लोगों को भी बुलाएँगे जो इन इश्यूज़ पे काम करते हैं और आपके साथ, ताकि हमारी ये जो बात है ये आगे जाए और हम मतलब कुछ मिलके इसमें आवाज़ उठा सकें, इश्यूज़ को रेज़ कर सकें और इसके हल के लिए मिलके भी कुछ कर सकें। ये उसी सिलसिले की कड़ी थी कि हम आज आपका एक तारुफ़ी सेशन था कि रुमेला ने कहाँ से इस स्ट्रगल का आगाज़ किया और अभी तक इवन जितनी आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं
इसके पीछे रुमेला की कौन सी मोटिवेशन थी और क्या उनके जज्बे थे? तो थैंक यू सो मच रुमेला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं चाहती हूँ कि आखिर में आप कोई बात करना चाह रही, कोई चीजें शेयर करना चाहें, कोई बात, कोई ख्यालात शेयर करना चाहे, वो शेयर करें। उसके बाद हम आज का जो सेशन है उसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे बुलाया, इतनी रिस्पेक्ट दी, और जिस तरह से आप बाकी ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं कमेंडेबल है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीमेन विद डिसेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसको निगलेक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी, और दे हैव नेवर बीन इंक्लूडेड एज अ लीडर। तो वाई नॉट के वीमेन वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चैप्टर हो जो स्पेशली फोकस करे वीमेन विद डिसेबिलिटी पे। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको बात करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी स्किल्स पे, या जो भी वो करना चाहते हैं, जिस वे में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो थ्रू वीमेन वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान के साथ कर सकें। और जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एसएमटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हमारा फेसबुक पे पेज है, आप उसके थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप किसी वे में एसएमटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ गुजारना चाहते हैं, तो आज ही डिसेबिलिटी को ज्वाइन करें एज अ डिसेबिलिटी एम्बेसडर, ट्रेनर या डिसेबिलिटी एडवाइज़र। सो आपकी छोटी सी सपोर्ट बहुत से लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। एंड थैंक यू सो मच यार मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू रुमेला। आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है या आपके एंड पे कोई इशू है, लेकिन ये कि आपकी आवाज़ मैंने आखिर में जो जितना मैंने आपकी बात सुनी है कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम उन खवातीन को भी बुलाएं जो डिफरेंटली एबल हैं और जो बहुत सारे काम कर रही हैं। इसमें हमें आपसे ही मदद चाहिए। बहुत सारी खवातीन को मैं जानती हूँ ऑलरेडी, जो यंग एक्टिविस्ट हैं, जो खवातीन एक्टिविस्ट हैं, जो डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन शायद बहुत सारों को मैं जानती ना हूँ। तो आपने मेरे लिए वो सोर्स बनना है कि आपने उनको कनेक्ट कराना है हमारे साथ, ताकि उनके साथ हम ये गुफ्तगू की नशिस्तें रखें, क्योंकि ये फोरम हम सबका है और हम चाहते हैं कि इसका मकसद जो है वो यही है कि जो इंक्लूसिव सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं वो तभी बनेगा जब उसमें ये सारे लोग आएंगे, जब इनकी सारी इश्यूज पे बात होंगी। तो आपने मेरे साथ इंशाल्लाह उन खवातीन के कॉन्टैक्ट्स और चीजें शेयर करनी है। अच्छा, अभी ये है कि हाँ, हम ये फोरम थोड़ा सा खवातीन और लड़कियों तक महदूद रखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि मर्दों, लेकिन खवातीन के प्लेटफॉर्म थोड़े से कम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल खवातीन हैं, लड़कियां हैं, हम उनको जरूर वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम देने का, आपका बात करने का, और आपका अपनी जिंदगी की कहानी जो है इतनी खूबसूरत और प्यार से हमें हमारे साथ शेयर करने का। जाने से पहले मैं जितने लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे शामिल रहे हैं, कमेंट्स किए हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो दोस्त है शाहिदा नसरीन, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो लिखे हैं और उन्होंने एंडोर्स किया है रुमेला की बहुत सारी बातों को, कि एजुकेशन पे उन्होंने भी एम्फोसिस किया है कि हाँ, एजुकेशन बहुत अहम है। एक्सेसिबिलिटी पे उन्होंने बात की है, उन्होंने इवन पब्लिक स्पेसेस की बात की है कि सिर्फ जॉब्स और ये जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, ये नहीं, पार्क और जो पब्लिक एरियाज होते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात की, बहुत सारे एस्पेक्ट्स शाहिदा ने बात की कि ये भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इस प्रोग्राम को भी सराहा है, और बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया है। उनको आज रुमेला से मिलना बहुत अच्छा लगा और मैं इन्हीं लोगों से यही मैं कहूँगी कि आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। जिंदगी में जहां भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको इस्तेमाल करना है। इंटरनेट इस वक्त हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, कोविड में लॉकडाउन का टाइम भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। जो जूम और ये जो चीजें थी, जिस तरह जिसको रुमेला पहले से इस्तेमाल कर रही थी, हमें अभी इसको जानने का थोड़ा सा मौका मिला, इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियां बखेरने के मौके जो हैं वो ढूंढते रहें और दूसरों की जिंदगी में खुशियां बखेरते रहें। इसी के साथ में जितने देखने वाले हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। और रुमेला का एक दफा फिर से शुक्रिया। रुमेला, आप खुश रहें, आबाद रहें और आप इसी तरह बड़े बड़े ख्वाब देखती रहें और उनकी ताबीर आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।